हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम करंट अफेयर करेंगे। तो सभी लोग अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, साथ साथ नोट करते रहिए। जितना नोट करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर दोनों का दोनों साथ साथ कवर होता चले जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यस, तो आज हम पढ़ेंगे 18 तारीख के जो आपके करंट अफेयर हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या क्या न्यूज रही पिछले दिनों में, यानी कि 17 मई पे, जो 18 तारीख को हम कवर करेंगे। तो इन न्यूज को काफी माध्यम से इंपॉर्टेंट माना जाता है किसी भी एग्जाम के अंदर। तो चलिए देखते हैं पहली खबर क्या है। उससे पहले मोटिवेशनल थॉट की तरफ बढ़ते हैं। तो डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। जैसे ही आप कंपैरिजन करना बंद करेंगे वैसे ही आपको अपनी खुद की क्षमता पता चलेगी, और खुद की क्षमता पता चलने से आप और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं और ज्यादा सुधार ला सकते हैं पढ़ाई के मामले में। ठीक है, तो ये एक अच्छी लाइन है, इसको दिमाग में बिठा के चलिएगा। तो चलिए पहले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। यस, तो फर्स्ट न्यूज है आपके सामने, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। तो ये कब मनाया जाता है? ये 17 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। तो इस बार की जो आपकी थीम थी वो क्या रही थी? टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ये इस बार की आपकी थीम रही। ठीक है, तो इस थीम को इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना, और किस दिन ये मनाया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। दो चीजें आपके ध्यान रखने की बातें हैं। इसके अलावा जो अन्य चीजें हैं वो क्या है? जो भारत के अंदर अन्य चीजें आप लिख सकते हैं। इंडिया के अंदर जो आपका फर्स्ट टेलीफोन सर्विस शुरू हुआ था, भारत के अंदर पहली टेलीफोन सर्विस जो शुरू हुई थी वो 1881 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। भारत के अंदर पहली टेलीकॉम सर्विस 1881 में शुरू की गई थी। चलिए, अच्छी बात है। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इससे? और क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, क्या ऐसा कुछ मौजूद है? बिल्कुल है। इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन 17 मई 1865 को आपकी बनी थी। 17 मई 1865 को इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन बनी थी, नोट कर लीजिएगा। और इस इंटरनेशनल यूनियन के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहां पर हैं? जिनेवा में। जिनेवा, जहां पर आपके WHO के भी हेडक्वार्टर हैं। तो जिनेवा में इसके हेडक्वार्टर हैं। जो है ना, कहां पर आपका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर आपका मौजूद। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको पता चली। टेलीकम्युनिकेशन डे 17 मई, थीम क्या थी इस बार की? इंडिया में पहला टेलीफोन सर्विस इतना, और जो यूनियन है इनकी वो 1865 के अंदर आपकी बनी। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्लाइड आपकी कवर होती है। नेक्स्ट हम अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास क्या है? एयर इंडिया रिसेंटली एयरलिफ्टेड 35 टन्स ऑफ जियोलाइट। 35 टन्स ऑफ जियोलाइट को एयरलिफ्ट किया गया है। अब ये क्या है, क्यों है, अभी पता चलेगा। देखिए, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आपका जियोलाइट है उसका इस्तेमाल किया जाता है कहां पर? ऑक्सीजन जो जनरेट करते हैं प्लांट, ऑक्सीजन जनरेटिंग जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के अंदर, यानी उन जो मशीन्स है उनके अंदर जियोलाइट का इस्तेमाल होता है ऑक्सीजन बनाने के प्रोसेस के द्वारा। क्यों? क्योंकि जियोलाइट को ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखिए, एयर की बात करूं तो आपको पता है एयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। सभी को पता है एयर इज ए मिक्सचर, एयर एक मिश्रण है। तो उसके अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस मौजूद है। तो हम ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं? प्लांट्स के माध्यम से। हवा से ही एयर को एक प्लांट के अंदर सक किया जाता है, और उसके द्वारा जो उसका एंटरिंग होती है, जैसे ही वो प्लांट के अंदर एयर आपकी एंटर करेगी तो वहां पर ये जियोलाइट्स लगा दिए जाते हैं। ये जियोलाइट्स क्या करते हैं? जब एयर आती है तो उसमें नाइट्रोजन को सक करके, यानी नाइट्रोजन को अपने अंदर फिल करके सेपरेट कर देते हैं, और अंदर जिसको जाने देते हैं वो केवल ऑक्सीजन होती है। इसे हम कहते हैं एयर ऑक्सीजन प्योरिफिकेशन। तो ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपाउंड है जियोलाइट, इसका इस्तेमाल होता है इसके अंदर, ताकि नाइट्रोजन को बाहर आपका निकाल दिया जाए। ठीक है, अब ये कहां से कहां लाया जा रहा है? ये भैया हमने एयरलिफ्ट किया है। एयरलिफ्ट का मतलब होता है उठाया गया है किसी और देश से और कहीं और आया है। तो रोम से उठाकर भारत के बेंगलोर के अंदर इसको मंगाया गया है। भारत के बेंगलोर के अंदर इसको मंगाया गया। तो वाई तो आपको पता चल गया कि क्यों इसका इस्तेमाल होता है। अब व्हाट इज जियोलाइट? जियोलाइट मैंने बता दिया किस लिए मंगाया गया है। अब ये है क्या? ये क्या है? एल्यूमिनो सिलिकेट
मिनरल इसको कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये देखिए आपको छेद नजर आ रहे होंगे, इसको क्या कहा जाता है, माइक्रोपोरस। जिस भी चीज में ऐसे छेद हो उसको माइक्रोपोरस कहा जाता है। ये माइक्रोपोरस क्या करेंगे, ये माइक्रोपोरस एब्जॉर्बेंट्स होते हैं। एब्जॉर्बेंट का मतलब अपने अंदर चीजों को समाने वाले होते हैं। प्लस ये साथ साथ किसी भी रिएक्शन में कैटालिस्ट का भी काम करता है। कैटालिस्ट का काम कैसे करता है, कैटालिस्ट क्या होता है, हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक होता है जो किसी भी रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी स्पीड को चेंज कर दे, उसको कैटालिस्ट कहते हैं। तो ये जियोलाइट उसका भी काम करता है। बना किसी से है, एल्यूमिनियम सिलिकेट से आपका बना है। कैसे छेद है इसमें, माइक्रोपोरस नाइट्रोजन को हटा देगा और इसको ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स में यूज किया जाता है। तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ से कवर होती हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। यस, नेक्स्ट आपकी खबर क्या है, आयुष घर घर योजना। आयुष घर घर योजना क्या है अभी पता चलेगा, देखते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन क्या है, ये लॉन्च किसने की है, तो ये लॉन्च किसने की है भाई, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर लॉन्च हुई। किसके अंदर लॉन्च हुई है, हिमाचल प्रदेश। किसने किया है, वहां के सीएम और वहां के गवर्नर ने इसको लॉन्च किया है। वहां के सीएम कौन है आपके, जयराम, श्री जयराम जी वहां के सीएम हैं, और गवर्नर कौन है वहां के, बंदुरु। बंदुरु वहां के गवर्नर हैं। तो दो बातें आपको समझ में आई कि आयुष घर द्वार योजना किसके द्वारा लॉन्च गई, हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। इन दोनों ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। पर्पस क्या है, पर्पस है कोविड-19 के दौरान जब पेशेंट्स को आइसोलेशन के अंदर रखा जाता है तो उनकी सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए, उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए वहां पर उनको योगा सिखाया जाए। क्या सिखाया जाए, योगा। यानी टीचिंग होगी। टीचिंग कौन करेगा, मोबाइल ऐप या इंटरनेट ऐप के थ्रू योगा सिखाया जाएगा उन पेशेंट्स को जो आइसोलेशन के अंदर मौजूद है, ठीक है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश ने 1000 सेंटर्स बनाए हैं। कितने सेंटर्स बनाए हैं, 1000 सेंटर्स को बनाया गया है, ठीक है। और ये जिस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर लॉन्च किया गया है वो आपका शिलोन डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, शिलोन डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश का जिक्र हो गया। इस क्वेश्चन से क्या बनता है, आयुष घर द्वार योजना कहाँ लॉन्च हुई, हिमाचल प्रदेश में हुई, ठीक है। उसके बाद किस लिए हुई, कोविड पेशेंट्स को योगा सिखाने के लिए जो कि आइसोलेशन में रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश का जिक्र हुआ है तो कुछ बातें उससे जुड़ी हम देखना चाहेंगे, बिल्कुल। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, 15 अप्रैल 1966 को इसका गठन हुआ था। इसकी कैपिटल की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल हैं, एक आपकी शिमला है और दूसरा आपका धर्मशाला है। दूसरा आपका क्या है, धर्मशाला इसकी कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पर टोटल विधानसभा के अंदर सीटें कितनी है, 68। लोकसभा में सीटें कितनी है, 4। राज्यसभा में सीटें कितनी है, 3। इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर कोई मशहूर डैम है क्या हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल है। यहाँ पर आपका मौजूद है पोंग डैम। कौन सा डैम है, पोंग डैम, जो कौन सी नदी पे है, ब्यास नदी पर है। साथ साथ एक और डैम यहाँ पर मौजूद है जिसका नाम है चमार डैम। चमार डैम कहां पर है, ये आपका रावी नदी के ऊपर है। प्लस हिमाचल प्रदेश की एक और खूबी है कि यहाँ का जो नाटी डांस है, कौन सा डांस है, नाटी डांस, ये बहुत ज्यादा फेमस है। प्लस यहाँ पर दो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक आपका पिन वैली नेशनल पार्क है, प्लस एक और आपका है जो है आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क आपको ध्यान रखने हैं। हिमाचल प्रदेश के दो नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। और ये जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है ये यूनेस्को का, किसका, यूनेस्को का एक हेरिटेज पॉइंट है। यूनेस्को का हेरिटेज पॉइंट है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे पहले ई कैबिनेट कहां पर बनी, पूरे भारत में किस राज्य ने ई कैबिनेट का गठन किया, तो वो आपका हिमाचल प्रदेश ही है। प्लस यहाँ पर पर्वत धारा योजना भी आरंभ की गई थी, साथ साथ लिखते रहिए। कौन सी योजना आरंभ की गई थी, पर्वत धारा योजना भी हिमाचल प्रदेश में ही हुई थी। प्लस दुनिया का, इंडिया का सबसे पहला स्काई पार्क, भारत का सबसे पहला स्काई पार्क भी हिमाचल प्रदेश में हुआ था। प्लस यहाँ पर भांग की खेती की जाती है। भांग को क्या कहते हैं, कैनाबिस कहते हैं। तो भांग यानी कैनाबिस, कैनाबिस की कल्टीवेशन की जाती है। सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस राज्य ने लागू की वो आपका हिमाचल प्रदेश था, तो एक पॉइंट ये हो गया। एक पॉइंट आपका भांग की खेती का हो गया। प्लस
एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनता है कि पूरे भारत में सबसे पहले हर घर में एलपीजी कनेक्शन देने वाला राज्य कौन सा था 100%, तो आपका हिमाचल प्रदेश आपका मौजूद है। प्लस एक और न्यूज यहाँ पर आती है कि रोहतांग टनल जो है, जिसका नाम आपका अटल टनल है, वो भी यहाँ पर लगभग 9 किलोमीटर के आसपास जो सबसे लंबी टनल है वो भी हिमाचल प्रदेश के अंदर मौजूद है। तो देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमने इस स्लाइड से आपकी कवर की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर नोट करते रहिएगा साथ साथ। यस, 100 2G ड्रग्स को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इसको लॉन्च किया है। प्लस किसके साथ? हर्षवर्धन जी के साथ। तो ये कौन है? ये आपके स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं। और ये राजनाथ जी कौन है? ये आपने डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो इससे पहले होम मिनिस्टर थे पिछली योजना में। तो डिफेंस मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर ने 10,000 2DG ड्रग्स को मंजूरी दे दी है। 2DG की पूरी वीडियो मैं अपनी प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं, जो आपने देखी है तो अच्छी बात, नहीं देखी देख लीजिए। ये एक नई दवाई है जो कोविड-19 के लिए बनी है। कोविड-19 की दवाई कैसे है? ये ग्लूकोज के रूप में होती है। जो सीवियर पेशेंट्स होते हैं उनको ये दी जाती है। क्यों दी जाती है भाई? अगर आपके शरीर के अंदर वायरस आ जाए ना, कोरोना वायरस जो SARS-CoV-19 वायरस है, तो ये जैसे ही आपके शरीर में ये दवाई जाएगी तो वो वायरस मल्टीपल होना बंद कर देगा। वायरस शरीर में फैलता कैसे है? जाता तो छोटा सा है, पर वो मल्टीप्लाई हो के पूरे शरीर में फैल जाता है। लेकिन इस दवाई को देने से वो मल्टीप्लाई होना बंद हो जाएगा। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आपको मैंने पहले भी बताई, एक सेपरेट वीडियो इस पे बना चुका हूं। 2-deoxy-D ग्लूकोस, यानी कि ग्लूकोस मोलिक्यूल की दवाई है, जिसको बनाया तो गया था कैंसर के इलाज के लिए। इस पे परीक्षण चल रहा है, लेकिन इस कोरोना जो बीमारी है, इस पर यह कारगर साबित हो चुकी है। तो पहला डोज इसका निकल चुका है 10,000। बाई हूम मैंने बता चुका है, किसने इसको लॉन्च किया? राजनाथ सिंह और हर्षवर्धन। मेड बाई, किसने इसको बनाया? तो आपको पहले ही बताया था, DRDO ने इसको बनाया है। किसके साथ? डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ। डॉक्टर रेड्डी लैब कहां पर है? हैदराबाद के अंदर मौजूद है। ये पहले भी न्यूज में थी, क्योंकि जो आपके रशिया की वैक्सीन है स्पुतनिक 5 का एक्सपेरिमेंट भारत में जिस लैब ने किया था, वो भी डॉक्टर रेड्डीज लैब ही आपकी मौजूद है। ठीक है भाई, तो ये न्यूज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अन्य ड्रग्स जो न्यूज में रहे हैं हाल फिलहाल, उनकी बात करते हैं। सिंथेटिक कैनाबिनॉइड सब्सटेंस, कैनाबिनॉइड का थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या कहते हैं? भांग कहते हैं। तो भांग की खेती पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है चाइना ने इसको बैन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा नशा सेवन करने लग गए थे। और ये जो भांग होता है, ये डायरेक्ट आपके नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। नर्वस सिस्टम से अटैक करने से क्या हो जाता है? आप सब मंद बुद्धि हो सकते हैं। तो मंद बुद्धि अटैक हो जाने के कारण चाइना की जो लेबर फोर्स है वो कम हो रही थी, यानी इनइफेक्टिव पड़ रही थी, इसलिए चाइना ने इस पे बैन लगा दिया है। और चाइना ऐसा करने वाला पहला देश बना है, फर्स्ट कंट्री जिसने कैनाबिनॉइड पर बैन लगाया है। ठीक है भाई, तो यहां पर आपका क्या हो गया? देखिए, सिंथेटिक भी है, इसका मतलब और नेचुरल कैनेबोइड से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, उस पर भी पड़ता है, लेकिन ये सिंथेटिक बना रहे थे अलग अलग टाइप के। तो कुल 113 किस्म की ये चाइना के लोग बना चुके थे, तो ये इससे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, डाइक्लोफिनेक भी न्यूज में रही थी। क्यों रही थी? डाइक्लोफिनेक को अभी एक आपका ओमान देश है, मिडल ईस्ट का ये देश है, अरेबियन पेनिसुला का ये देश है। तो अरेबियन देश ओमान ने डाइफ्लॉक को बैन कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि ये डायरेक्ट वहां पे जो मौजूद वल्चर्स होते हैं, वल्चर पंछी होते हैं, उसको इफेक्ट करता है। उनकी जान का कारण, उनकी जो मृत्यु है उसका कारण ये बना है। तो वल्चर्स को इफेक्ट करता है, इसलिए डाइक्लोफिनेक को किस अरेबियन देश ने बैन किया है? ओमान। इस बात का ध्यान रखना। इसी से जुड़ी हुई दो खबरें हैं। भारत में भी वल्चर्स की प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था, है मतलब जो 2020 से 2025 तक आपका चलेगा। ये वल्चर्स के लिए इसमें इंडिया में प्रोग्राम है। इसी तरह आपका प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी चला था पिछले साल। प्रोजेक्ट डॉल्फिन में डॉल्फिन की रक्षा की जाएगी। कब चलाया था? 15 अगस्त 2020। 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन भारत में लॉन्च हुआ था। अन्य क्या खबर है भाई इससे जुड़ी हुई? और देखिए, प्लस आपके जो प्रोजेक्ट टाइगर भी पूछ सकता है, काफी पुराना है लेकिन आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर कब यूज हुआ था?
कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में। दूसरा आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी पूछ सकता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में आया था। और इन्वायरमेंट एक्ट के बारे में भी पूछे तो भी आप बता सकते हैं कब आया था? 1986 के अंदर आया था। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो वल्चर्स का कितना चल रहा है भारत में? 2020 से 2025। और डॉल्फिन वाला कब आया था? 2020 से आपका शुरू हुआ है। तो ये सब बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं, क्या कोई ड्रग्स, दवाई वगैरह क्राइम हो, इलीगली तो नहीं ट्रांसफर हो रही है, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है? यस, यूएन का है, यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है ड्रग्स एंड क्राइम, जिसकी स्थापना आपकी की गई थी 1997 में। और इसका हेडक्वार्टर है आपका वियना में। वियना कहाँ है? वियना आपका ऑस्ट्रिया जो देश है, ऑस्ट्रिया, उसकी जो आपकी कैपिटल है वो आपकी वियना है। तो ये ऑफिस आपका ध्यान रखता है कि कोई ड्रग का इलीगल काम वर्ल्ड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये एक एसोसिएशन है जिसको यूएनओडीसी के एक्रोनिम से नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज ये कवर हो चुका है आपका, साथ साथ नोट करते रहिए, इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देखने को मिलती रहेगी। यस, नेक्स्ट आपका क्या है? मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स ये देखिए, काफी सुंदर महिला है। ये मिस यूनिवर्स आपकी बनी है इस वर्ष। तो इस वर्ष बनी है, लेकिन 2020 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि पहली बार ऐसे हुआ है कि मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता एक साल में नहीं हुई, तो 2020 वाला ही कार्यक्रम आगे चलाया गया। तो इस वर्ष जो 2021 में बनी है वो 2020 की मिस यूनिवर्स का टाइटल उन्होंने मिला है। तो इसकी हम बात करें तो विनर कौन है? विनर कौन है भाई? आपका एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा इसकी विनर है। ये जो मोहतरमा है आपकी लाल कपड़ों के अंदर, ये कहाँ की है भाई? आपकी ये आपकी मेक्सिको की मिस मेक्सिको भी ये रह चुकी हैं। ठीक है, तो 2000 क्राउंड बाई, ये जो महिला आपको दिख रही है यहाँ पर ब्लैक कपड़ों में, इन महिला ने इसको क्राउन किया। क्यों किया? क्योंकि ये महिला 2019 की मिस यूनिवर्स थी। इनका नाम क्या है? जोजी बिनी तुनी। जोजी बिनी तुनी इनका नाम है, और ये साउथ अफ्रीका की आपकी मिस यूनिवर्स बनी थी। तो जोजी बिनी तुनी ने क्राउन किया मिस। और ये एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है, यहाँ पर इनको इसलिए दिखाया गया है कि 2019 से लेकर 21 तक सबसे लंबे समय तक मिस यूनिवर्स का क्राउन, यानी 2 साल रह गया ना इनके ऊपर, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सबसे लंबे समय तक मिस यूनिवर्स का खिताब किसको? जोजिनी तुनी को मिला है, जो 2019 में आपकी बनी थी। ठीक है, तो ये यहां से एक क्वेश्चन हो गया। ये प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज कौन कराता है? ये ऑर्गेनाइज कराता है मिस यूनिवर्स एसोसिएशन। मिस यूनिवर्स एसोसिएशन इसको आयोजित कराता है, जो आपका कहां पड़ता है? फ्लोरिडा के अंदर पड़ता है। फ्लोरिडा कहां पर है आपका? यूएसए के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसमें एक और अवार्ड दिया गया था। ये जो मिस यूनिवर्स कंपटीशन था, इसमें अवार्ड क्या दिया गया था? बेस्ट कॉस्ट्यूम का। और ये किसको मिला था? म्यांमार, जो आपकी मिस म्यांमार थी, उन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम का इनाम मिला। क्यों मिला? उनका नाम क्या था आपका? तुजाव विंट। तुजाव विंट उनका नाम था। क्यों दिया? क्योंकि जो आपको पता ही होगा ना, कूप चल रहा है म्यांमार में, एक भारी संकट चल रहा है सरकार को लेके, तो उन्होंने अपनी ड्रेस में उसी संकट को प्रतीत करते हुए अपने देश की भावना को दर्शाया था, इसीलिए उन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड दिया तुजाव विंट को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है, ध्यान रखिएगा। इंडिया की रैंक इसमें क्या रही? तो भारत की रैंक इसमें रही 4th इस कंपटीशन में, मिस यूनिवर्स वाले में। और किन्हें मिला? एडलिन कैस्टिलिनो, काफी विदेशी सा नाम है, एडलिन कैस्टिलिनो, ये 4th आई भारत की तरफ से इस कंपटीशन के अंदर। ठीक है, तो ये थी जानकारी इससे जुड़ी हुई। और भारत में हिस्ट्री क्या रही है भाई मिस यूनिवर्स को लेकर? तो आप सभी को पता है, भारत की तरफ से पहला जो मिस यूनिवर्स खिताब था वो सुष्मिता सेन ने 1994 में जीता था। फर्स्ट इंडियन टू विन ए मिस यूनिवर्स टाइटल। ठीक है, उसके बाद दूसरा भी जीता भाई, 2 जीते हैं। दूसरा किसने जीता है? लारा दत्ता जी ने जीता है। और लारा दत्ता जी ने कब जीता था? 2000 के अंदर जीता था। 2000 में एक और घटना हुई थी कि मिस वर्ल्ड भी भारत को मिला था। किसको मिला था? प्रियंका चोपड़ा जी को मिला था। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है, अन्य बातें आपकी देखने को मिलती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, न्यूज में रहा था कि इस वर्ष मिस इंडिया 2021 कौन रही है? तो ये रही है आपकी मनासा वाराणसी। मनासा वाराणसी आपकी रही है। ये कहाँ की हैं? तेलंगाना की है। कहाँ की है ये? तेलंगाना की। तो इतने सारे क्वेश्चन साथ साथ आपको नोट करते जाने। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
कई पेपरों में पूछा जा सकता है कि पहला राज्य ऐसा कौन सा बना जिसने अपनी पहली फाइनेंस मिनिस्टर, वो जो वुमेन थी, वो बनाई। तो देखते हैं भाई कौन सा बना, अभी पता चल जाएगा। यस, तो कौन सा है? असम है। और असम में जिनको बनाया गया है उनका नाम क्या है? अजंता नियोग। अजंता नियोग। अजंता नियोग एक एमएलए है असम विधानसभा की, और कौन सी सीट की? गोलाघाट की सीट। गोलाघाट कहां पर पड़ता है? ईस्टर्न असम के अंदर पड़ता है। ईस्टर्न असम की सीट है गोलाघाट, वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से आती हैं आपकी ये अजंता नियोग, और इनको क्या दिया है? आपका फाइनेंस मिनिस्टर पहली बार बनाया गया है। तो यहाँ पर असम का भी जिक्र हुआ है, तो असम की बात कर लेते हैं। असम की कैपिटल की बात की जाए, सबको पता है क्या है? दिसपुर है। यहाँ के जो सीएम है, वो सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है, तो ये आपने ध्यान रखना। प्लस असम से जुड़ी हुई योजना भी पेपर में आ सकती हैं, तो धनवंतरी योजना, ध्यान रखना, धनवंतरी योजना पहली योजना। दूसरी स्नेह स्पर्श योजना, स्नेह स्पर्श योजना। तीसरी अभिनंदन योजना, अभिनंदन योजना, लिखते रहिएगा साथ साथ। और चौथी योजना आपकी है यात्रा सारथी, यात्रा सारथी योजना। यहाँ पर जो घूमने जाते हैं उनको असिस्ट किया जाएगा बढ़िया तरीके से। तो ये 4 योजना आपको ध्यान रखनी, धनवंतरी, स्नेह स्पर्श, अभिनंदन और यात्रा, ये भी कहाँ की है? असम की। ठीक है भाई। यस, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन 4 डेज, ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया भाई। 4 दिन के अंदर अंदर 2 बार माउंट एवरेस्ट को किसने आपका चढ़ाई की? तो उनका नाम है मिनिगमा तेंजी शेरपा। नोट कर लीजिएगा, मिनिंगमा तेंजी शेरपा। ये किस देश के हैं? ये आपके नेपाल देश के। हालांकि इससे पहले भी 2017 में इंडियन पर्वतरोही जिनका नाम था अंशु जमशेनपा, अंशु जनशेनपा, अंशु जनशेनपा 2017 के अंदर 118 घंटे और 15 मिनट में 2 बार चढ़ी थी। कहां पर? माउंट एवरेस्ट पे। तो ये इससे पहले का रिकॉर्ड है कि कम समय में 2 बार चढ़ने वाला। तो अंशु जमशेनपा कहां की है? इंडिया की है, फीमेल है। तो अगर आपसे पूछा जाए इकलौती फीमेल जो कम समय में 2 बार, सबसे जल्दी 2 बार चढ़ी, उनका नाम है अंशु। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सा व्यक्ति मेल है जो सबसे कम समय में चढ़ा है, तो मिगमा तेंजी है, जो मात्र 4 दिनों के अंदर इसको दोबारा चढ़ गए। ठीक है भाई। तो ये आपको पता ही है, माउंट एवरेस्ट है, हाईएस्ट पीक है पूरी दुनिया का। कितनी ऊंचाई है? 8848.86 मीटर इसकी लगभग अप्रोक्सीमेटली ऊंचाई है। और ये अभी भी बढ़ ही रहा है, क्योंकि दोनों प्लेट्स जो आपकी है, इंडो ऑस्ट्रेलियन और आपकी यूरेशिया प्लेट, वो भी टकरा के प्लेट्स को टेक्टोनिक इफेक्ट के कारण अभी भी इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट, इसको नेपाल के अंदर सागर माता कहा जाता है। किसको? माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहा जाता है। और सबसे पहले जो इस पे चढ़े थे उनका नाम था एडमंड हिलरी, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, तेंजिंग नोर्गे, ये पहले थे जो आपके माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। ये भी आपने ध्यान रखना। प्लस पहली महिला कौन चढ़ी थी? उनका नाम है जुनको ताबई, जुनको ताबई। ये दोनों क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। पहले पुरुष ये थे और पहली महिला जो चढ़ी थी वो जुनको ताबई थी। इतने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। जीएसटी काउंसिल मीटिंग ऑन 28 ऑफ मई। तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई भाई, होगी 28 मई को होनी है। तो इसमें क्या कहा जाएगा अभी देख लेते हैं क्या कहा जाएगा। यस, तो जीएसटी काउंसिल जीएसटी को कैसे प्रमाणित करना है, कैसे लागू करना है, उसके बारे में आपका ध्यान रखती है। तो जीएसटी काउंसिल मीटिंग आपकी 28 मई को होगी, और इसको जो हेड करेंगे, हेड, वो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर करेंगी। और फाइनेंस मिनिस्टर का नाम आप सभी को पता है, श्रीमती निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन। तो निर्मला सीतारमन जी इसको हेड करेंगी। और ये जो मीटिंग होगी 28 मई को, ये 43rd मीटिंग होगी। कौन सी मीटिंग होगी? 43rd। फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा आपसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी पूछा जा सकता है फाइनेंस डिपार्टमेंट का। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है आपके? अनुराग ठाकुर जी हैं
जो फाइनेंस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। जब कैबिनेट मिनिस्टर का ज्यादा कार्यभार बढ़ जाता है ना कैबिनेट का, तो अपना कुछ कार्यभार मिनिस्टर ऑफ स्टेट को दे देता है, ये हेल्प का काम करते हैं। ठीक है, तो 43 मीटिंग होगी। एम क्या होगा, कोरोना संकट के दौरान जो पैसे की कमी सरकार को पड़ रही है, तो उसमें आरबीआई से कुछ पैसा स्कीम या गवर्नमेंट बॉन्ड्स को एक्सचेंज कर बोरो किया जाए, तो बोरो करना इसका एम रहेगा। ठीक है भाई, तो आपको ये पता चला ये काउंसिल क्यों हो रही है। जीएसटी क्या है, जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, जो आप जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज, उत्पाद और सेवाएं प्राप्त करते हैं, उस पर जो एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता है आपसे, वो जीएसटी कहलाता है। यानी जो भी आपका कुल मिला के टैक्स है वो जीएसटी। इनडायरेक्ट होता है क्योंकि हम किसी और को देते हैं, वो सरकार को देता है, यानी हमारी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स आपका कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप का होता है। 3 टाइप किसका होता है, सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है और आईजीएसटी होता है। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी ये किसको मिलता है, केंद्र सरकार को जाता है। एसजीएसटी किसको जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। आईजीएसटी कब लगता है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक कोई भी माल शिफ्ट किया जाता है तो उस पर आईजीएसटी देना पड़ता है। तो ये स्टेट से स्टेट को क्रॉस करने की बात है यहाँ पर हो रही। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था, फ्रेंच यानी फ्रांस में लागू हुआ था। ठीक है, भारतीय जो जीएसटी है वो कौन से देश के मॉडल पर आधारित है, कनाडा के मॉडल पर आधारित है। इसको कौन से बिल से लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 122 में से लाया गया था। और संविधान में किससे जोड़ा गया था, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इसको संविधान में जोड़ा गया था। अब कोई भी चीज संविधान में जुड़ेगी तो उसको अनुच्छेद मिलेगा ना, आर्टिकल, इसको भी मिला, कौन सा मिला, 279A, अनुच्छेद नंबर 279A में जीएसटी के बारे में जिक्र आपका किया गया है। तो ये जीएसटी से जुड़ी अन्य बातें थी, इनका भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो ये खबर आपकी पूरी होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद डीजी गोल्ड की बात आती है। अब ये डीजी गोल्ड क्या है, डीजी गोल्ड आपने पहले सुना होगा, नहीं सुना होगा, अभी बात कर लेते हैं भाई डीजी गोल्ड क्या है। तो डीजी गोल्ड एक प्रकार का डिजिटल गोल्ड का ट्रांसफर या बोरोनेस मानी जाती है। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी बैंक आपका जो है वो किसको बोलेगा, ग्राहकों को बोलेगा कि हमारे पास गोल्ड जमा कराइए। गोल्ड जमा कराने के बाद हम उसको डिफरेंट सेटलमेंट्स के जरिए आपके अंदर सेविंग, मतलब आपके पैसों की सेविंग करा देंगे। तो डीजी गोल्ड का प्रस्ताव भारत में जो सबसे पहले लेकर आया है वो कौन सा बैंक है आपका, एयरटेल पेमेंट बैंक। ध्यान रखना, एयरटेल पेमेंट बैंक आपका पहला ऐसा बैंक है भारत का जो डीजी गोल्ड की सेवा लेकर आया है, जिसमें कस्टमर गोल्ड को सेव कर सकते हैं बैंक के माध्यम से। ठीक है, तो इस एयरटेल पेमेंट बैंक के सीईओ भी पूछे जा सकते हैं, अनुब्रता बिस्वार, अनुपता बिस्वार इसके सीईओ हैं। और इस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज और पूछ सकता है कि टैगलाइन क्या है, इसकी टैगलाइन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बैंकिंग इज नाउ ऑन फिंगर टिप्स, और भारत का पहला पेटीएम पेमेंट बैंक, फर्स्ट पेमेंट बैंक, ये इसकी टैगलाइन, फर्स्ट पेमेंट बैंक, प्लस ऊपर एक चीज और लिखी होगी कि नाउ पेमेंट इज ऑन योर फिंगर टिप्स, ये इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो डीजी गोल्ड कौन सा बैंक लेकर आया, एयरटेल पेमेंट बैंक, भारत में पहली बार, जिसकी जानकारी आपने यहां से दे दी है। क्या ये, गोल्ड को सेव कराना बैंकों के माध्यम से। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यस, अवार्ड्स एंड मेडल्स। अवार्ड्स एंड मेडल, किसको कितना अवार्ड मिला है, इसके बारे में हम बात करते हैं। रिसेंटली जो अवार्ड्स आपके दिए गए, सबसे पहले बात की जाए बासावसरी अवार्ड। बासावसरी अवार्ड किसको मिला है, ये 2 लोगों को मिला है। किस किस को मिला है, एक तो आपके क्लासिकल म्यूजिशियन है, दूसरे आपके साइंटिस्ट हैं। इन 2 जनों को मिला है, और ये 2 हैं कौन कौन। क्लासिकल म्यूजिक जो आपके हैं वो तो नाम है आपका पंडित राजीव तारनाथ, और जो साइंटिस्ट है जिनको मिला है उनका नाम है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इनका नाम पहले भी आपने सुना होगा, कस्तूरी रंगन इसरो जो है आपका देश का, अपने देश का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके ये हेड भी रह चुके हैं, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो इनको साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट हैं और ये क्लासिकल म्यूजिशियन है, ये अवार्ड इनको
दिया गया। अब ये अवार्ड दिया क्यों जाता है भाई, ये आपका पब्लिक सेवा या ह्यूमैनिटी या सोशल वर्क के लिए आपका अवार्ड दिया जाता है। तो इस वर्ष जो मिला है वो इन दोनों को मिला है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी व्हिटली अवार्ड्स। व्हिटली अवार्ड्स जो दिए गए थे किसको मिले हैं आपके, नुक्लू फोम। नुक्लू फोम कहाँ के हैं, ये आपके नागालैंड के। मैंने कल वाले करंट अफेयर में बताया था, इन्होंने अमूर फाल्कम नाम की प्रजाति को बचाने में मदद की थी, इसलिए इस वर्ष व्हिटली अवार्ड्स इनको दिया गया है। तो कल वाली स्लाइड में भी वहां से इसकी डिटेल आप ले सकते हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज, वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला, शकुंतला हर्क सिंह। शकुंतला हर्क सिंह को वर्ल्ड फूड अवार्ड मिला, कब का, 2021 का, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें एयरलाइन पेस्ट ग्लोबल विजन अवार्ड। एयरलाइन पेस्ट किसको मिला है, ये चीफ जस्टिस को मिला है। कहाँ की चीफ जस्टिस, जम्मू कश्मीर की चीफ जस्टिस, जिसका नाम है गीता मित्तल। तो ध्यान रखना आपने, एयरलाइन पेस्ट ग्लोबल विजन अवार्ड चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर को मिला है, जिनका नाम है आपका गीता मित्तल। इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल, इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल, ये भी एक प्रकार का अवार्ड है। और ये अवार्ड किसको मिला है, ह्यूमन राइट्स के लिए ये अवार्ड दिया जाता है कि कौन कितनी ह्यूमन राइट्स की फिक्र करता है। और इस वर्ष जो ये अवार्ड मिला है वो रमेश पोखरियाल जी को मिला है, रमेश पोखरियाल जी को मिला है। अब ये रमेश पोखरियाल जी आपको पता है क्या है, एजुकेशन मिनिस्टर है। पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं होती थी, एचआरडी मिनिस्टर होती थी, ह्यूमन रिसोर्स जो आपका डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के पहले ये ह्यूमन रिसोर्सेज में थे, वहां पर ह्यूमन राइट डेवलपमेंट के अंदर इन्होंने काफी ज्यादा काम किया था, जिसके मद्देनजर ये अवार्ड इनको दिया गया। नेक्स्ट है आपका अब्दुल जाबर सोशलिस्ट अवार्ड। ये क्या है, एनबीए जो होता है, बास्केटबॉल एसोसिएशन जो होता है, जो आपका यूएसए के अंदर है, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो अब्दुल जाबर हैं उनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाएगा, जितने भी खिलाड़ी सोशल वर्क करते हैं उनके लिए। और कितना इनाम मिलेगा इसमें, इसमें अवार्ड आपको $1 लाख का मिलेगा, जो उन्होंने चैरिटी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किसके नाम पर है ये, अब्दुल जफर के जो प्लेयर हैं आपके बास्केटबॉल के, उनके नाम पर ये अवार्ड शुरू किया गया है एनबीए के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट खबर में बढ़ते हैं, आखिरी आपकी जो न्यूज है आज की वो क्या है, इटालियन ओपन। इटालियन ओपन का जो फाइनल था वो किसके बीच में खेला गया, जोकोविच वर्सेस नडाल। और इसमें जो जीते हैं वो आपके कौन है, नडाल है, जो अपना 10वां इटालियन ओपन, जो 10वां इटालियन ओपन हुआ है उसके अंदर ये विजय हुए हैं। इसी विजय के साथ दोनों के दोनों खिलाड़ी कुल मिलाकर 31 कप जीत चुके हैं। पहले सबसे ज्यादा कप जीतने का रिकॉर्ड जोकोविच के नाम पे था 31, लेकिन नडाल ये जैसे ही इटालियन ओपन जीते तो इनके नाम पर भी ये हो चुका है। तो राफेल नडाल आप सभी को पता है कहाँ के खिलाड़ी हैं, स्पेन के। और जो जोकोविच है वो कहाँ पे हैं, आपके सर्बिया के खिलाड़ी, ठीक है। तो ये थी भाई इससे जुड़ी हुई न्यूज। तो आज का जो करंट अफेयर है यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया, साथ साथ नोट्स आपने बनाए होंगे, काफी ज्यादा जानकारी हम कर लेते हैं करंट अफेयर में। तो तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए और कोरोना से आप बचे रखिए। टाटा बाय बाय।